हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट से MCQs हैं। द वर्क डन इज गिवन बाय, जैसे आपको पता है वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो वर्क किसकी प्रोडक्ट है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका ऑप्शन डी होगा। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाइल लिफ्टिंग अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, ये पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब बॉडी नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, ये भी सही है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो वर्क करेगा, इसलिए 1 और 2 होगा, तो ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ वर्क, इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो वर्क का नहीं है? तो जूल वर्क का है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BTU किलोवाट। किलोवाट अगर लिखा होगा तो वो पावर का यूनिट होगा, पर अगर किलोवाट आवर लिखा होता तो हम करते, पर ये किलोवाट जो है ये पावर का यूनिट है, ये वर्क का यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्क का? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है? वर्क डन इज जीरो, तो हमेशा जीरो नहीं होता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये ठीक है। वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन। बिल्कुल आसान है। FD, फोर्स आपने अप्लाई किया 10, डिस्प्लेसमेंट आया 20, तो ये होगा 200 जूल, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 5 किलोग्राम ब्लॉक एट रेस्ट फॉर 4 सेकेंड्स, फाइंड द वर्क डन। अब देखें, अब यहाँ पे आपको फोर्स दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? फोर्स अपॉन मास, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा? रेस्ट में से स्टार्ट होती है, तो 1/2 AT स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 4 है, तो ये 2 से कैंसिल, ये 16 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स मिल गया, और वर्क कैसे मिलेगा? FD से। फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 16 है, तो ये 160 जूल हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन यहाँ पे लिख लें या इसको ही कर दें 160, तो ये इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अ कार हैविंग मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग along a circular path of radius 10 meter at the speed of 20 meter per second. Find the work done by centripetal force. तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो वर्क करता है, बाकी ये डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अ कार हैविंग मास 1000 किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है पर फोर्स नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन के बाद आप फोर्स निकालेंगे। तो रेस्ट में से स्टार्ट हुआ तो आप इक्वेशन लगाएंगे 1/2 AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 10 है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टाइम कितना है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, A 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। एक्सेलरेशन 5 मिल गई। फोर्स कैसे मिलता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5000 हो जाएगा। और वर्क कैसे मिलेगा? F इंटू डी। तो फोर्स है 5000, डिस्प्लेसमेंट है 10, तो ये 50,000 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, अ मैन लिफ्ट 20 किलोग्राम बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट ऑफ 5 मीटर इन 4 सेकंड, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो mgh होता है। पर आप देखें बॉडी ऊपर जा रही है, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। मास है 20, g का वैल्यू है 10, हाइट है 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 होगा, 200 को 5 से करेंगे 1000 पर नेगेटिव का होगा। इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे वर्क डन बाय मैन तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो पॉजिटिव वर्क करेगा। पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस वजह से ये नेगेटिव होगा। A boy is holding 5 kilogram box at 3 meter above the table. Find work done by boy. तो मैंने कहा था कि होल्ड में हमेशा वर्क ज़ीरो होता है, ये आपके पास पेपर में भी आ चुका है। A force F is equal to 2I plus 3J plus 5K is applied on body which displaces it from 3, 4, 5 to 5 to 7. Find the work done. बहुत आसान है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर से, तो 5 माइनस 3 ये I बनेगा, 2 माइनस 4 ये J बनेगा, इस तरीके से 7 माइनस 5 ये K बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2I माइनस 2J प्लस 3K, और फोर्स आपका कितना है 2I प्लस 3J प्लस 5K। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये माइनस का 6 होगा, और ये होगा क्या कहते हैं प्लस का 15। ठीक है, इस तरीके से ये 19 होगा, 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो बाकी 13 आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 13, इसमें 13 का ऑप्शन डाल दें। आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं कोई एरर है तो आप उसको खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1000 किलोग्राम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। सडनली इट्स इंजन सीज्ड and it came into rest. Find the work done by force of friction. अब देखें, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पर बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे फाइंड करेंगे 1/2 mv²। तो 1/2 और इसका मास कितना था 1000, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, ये होगा 500 और ये होगा 400, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी 2 × 10⁵ होगा। ये इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास पेपर में भी आया है। अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस x बाय अप्लाइंग द फोर्स F। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखें, बॉडी की स्पीड थी v और आपने उसको रोका है डिस्टेंस x पे बाय अप्लाइंग द फोर्स F। अब बॉडी की वेलोसिटी है 2v, आप उसको कितने डिस्टेंस पे रोकेंगे बाय अप्लाइंग द फोर्स 2F। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप क्या करें, देखें कॉमन सेंस है, आपने क्या किया है बॉडी की वेलोसिटी को अब डबल कर दिया है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे, ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। बॉडी के पास जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, वो थी Fx। बॉडी के पास पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो Fx थी। अब आपने बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दी, वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 4 टाइम्स, यानी अब जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स Fx है। Fx जो उसके पास प्रीवियसली काइनेटिक एनर्जी थी जब उसकी वेलोसिटी v थी, और अब आप इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2F, और आप पूछ रहे हैं कि इसको कितने डिस्टेंस पे रोका जाएगा, ये आप डिस्टेंस पूछना चाहते हैं। तो F के साथ कैंसिल हो गया, तो x डैश बराबर होगा 4x डिवाइडेड बाय 2 यानी 2x।
तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, 50 न्यूटन मैन इज पुशिंग 20 न्यूटन ब्लॉक अपवर्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज 5 मीटर हाई एंड 10 मीटर लॉन्ग। एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई मैन किसी ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक की जो हाइट है, इस ब्लॉक की हाइट है 5 मीटर और इस ब्लॉक की लेंथ है 10 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो तो mgh होगा, और mg किसका वेट लेंगे, ब्लॉक का लेंगे जिसको आप पुश कर रहे हैं। तो ब्लॉक का वेट कितना है, 200 है, और आप इसको कितनी हाइट तक पुश कर रहे हैं, हाइट इसकी है 5। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट 1000 जूल वर्क होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसी का दूसरा पार्ट मैंने नीचे दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन बाय मैन टू लिफ्ट द बॉक्स। अब आदमी दो काम करेगा, ठीक है, एक काम करेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट और एक काम करेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कितना होगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ था 1000 जूल। अब ये आदमी जो है ये दो फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स को और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। अब हमने अगर आदमी का वर्क फाइंड करना है तो हम दो वर्क फाइंड करेंगे, एक होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो हमने फाइंड कर लिया 1000 है, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, और आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए हम ये डिस्टेंस लेंगे तो 10। तो टोटल हो जाएगा 1000 प्लस 200 मीन्स 1200 जूल। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी 1000 जूल अगेंस्ट द ग्रेविटी और 200 जूल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क होगा 1200 न्यूटन, नहीं बल्कि जूल। ये ऑप्शन में गलती हो गई, आप इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर्स में आया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। अच्छा आप देखें, ये 4 ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक पड़े हुए हैं किसी टेबल पे, 4 और ये 5, और आप इसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब थोड़ी सी बात समझिएगा, ये ब्लॉक तो ऐसे ही पड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर आपको सारे ब्लॉक रखने हैं, तो ब्लॉक फर्स्ट तो ऐसा ही पड़ा होगा। जब आप ये ब्लॉक रखेंगे सेकंड ब्लॉक, तो आपको कितनी हाइट पे जाना पड़ेगा, एच पे। सेकंड ब्लॉक रखने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा यानी mgh प्लस, फिर आप थर्ड ब्लॉक रखेंगे। जब आप थर्ड ब्लॉक रखेंगे तो आप कितनी हाइट ऊपर जाएंगे, 2h, तो वर्क डन कितना होगा 2mgh। इस तरीके से जब आप फोर्थ ब्लॉक रखेंगे तो कितनी हाइट होगी, फोर्थ ब्लॉक रखने के लिए हाइट कितनी होगी 3h, तो वर्क कितना करना पड़ेगा 3mgh। जब आप फिफ्थ ब्लॉक रखेंगे तो अब हाइट कितनी हो जाएगी, अब हाइट हो जाएगी 4h, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा 4mgh। तो जब आप इसको जमा करेंगे 4 और 2 कितने होंगे 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 mgh वर्क करना पड़ेगा। तो 10 mgh इसका राइट ऑप्शन होगा ई। तो अब आप थोड़ी सी बात समझ लें, पहला जो ब्लॉक, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 4 ब्लॉक हैं फिर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहला होगा फ्री में, इस पे वर्क करने का mgh, इस पे वर्क करने के लिए 2 mgh, इसके लिए 3 mgh, टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, तो ये होगा 6 mgh। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है 6 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 0, इस पे mgh, 2 mgh, 3 mgh,
4 mgh 5 mgh। जमा करें, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 में 3 ऐड करें 12, 12 में 2 ऐड करें 14, 14 में 1 ऐड करें 15। तो इस तरीके से होंगे। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी कि आप ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ये भी देख लीजिए। सपोज करो मेरे पास 9 ब्लॉक हैं और अब मैं 9 ब्लॉक को ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये ऐसे हैं मेरे पास। तो अब मुझे बताओ ये स्टैकिंग करने में कितना वर्क है। तो पहले हम इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, ये 0 में होगा, ये mgh, ये 2 mgh और ये 3 mgh। इस तरीके से ये 0 होगा, mgh 2 mgh 3 mgh। और ये ब्लॉक रखने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको ये रखने में, तो ये रखने में हमें 4 mgh करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 एच हम क्रॉस करेंगे। अगर आप इन सब को सम करें, ये होगा 6 mgh, ये भी होगा 6 mgh, ये होगा 4 mgh, तो ये 12 होगा। 12 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा 16 mgh वर्क होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। करते हैं जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। द हार्स पावर इज यूनिट ऑफ, तो हार्स पावर जो है वो बेसिकली पावर का यूनिट है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, ये आपके पास पेपर में आया है। तो आपको पता है 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 होता है। 1/2 मतलब आप इसको भी आधा कर देंगे, तो जब आप इसको आधा करेंगे तो ये 373 आएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं पावर। द वर्क कैन बी डिफाइंड एज, तो वर्क जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पर आप वर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड तो सारी इस पे एक ऑप्शन रख दें, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो इसका सही ऑप्शन भी ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो पावर और टाइम की प्रोडक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल देख लें। 1000 न्यूटन बॉडी इज बीइंग लिफ्टेड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, फाइंड द पावर। तो आपको पता है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स आपने अप्लाई किया 100 और वेलोसिटी थी 20, तो इसका पावर होगा 2000 वाट। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ मैन लिफ्ट्स 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स पावर। तो पावर बेसिकली क्या है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क कैसे निकालेंगे, एफ डी अपॉन टी। तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो वर्क का फार्मूला mgh होता है। तो मास 5 दिया गया है, g का वैल्यू 10 है और हाइट 2 है, टाइम 4 है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वाट, यानी ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द इंजन ऑफ कार कैन सप्लाई अ मैक्सिमम पावर ऑफ 5 किलोवाट। गाड़ी की इंजन मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सकती है 5 किलोवाट। If air resistance is 1000 न्यूटन, find the maximum speed of car। तो कैसे फाइंड करेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पावर कितना है 5 किलो, 5 किलो मीन्स 5000, और फोर्स कितना है 1000। वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड।
उसके बाद क्वेश्चन है द इंजन ऑफ कार सप्लाईज अ कांस्टेंट पावर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज फंक्शन ऑफ। तो आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी भी बॉडी को कांस्टेंट पावर देंगे तो उसमें डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर T/2 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर T/3/2 होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया है। A body having mass m and starting from rest and accelerated uniformly in time t its speed becomes v, find the power। तो पावर कैसे फाइंड करेंगे? तो पावर बेसिकली होता है वर्क अपॉन टाइम, और कल हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि वर्क उतना ही होगा जितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो शुरुआत में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर जब बॉडी v से मूव करेगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² डिवाइडेड बाई t। तो फार्मूला हो जाएगा mv²/2t। तो इसका फार्मूला होगा आई थिंक a होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I + 3J + 5K इज एक्टिंग ऑन बॉडी विच प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट I - 2J + 4K इन 2 सेकंड, फाइंड द पावर। तो पावर के लिए सबसे पहले हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा। वर्क कैसे फाइंड करेंगे? F.D, और यहाँ पे फोर्स कितना है 2I + 3J + 5K, I - 2J + 4K। तो 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 होगा, 3 है यहाँ पे 2 है तो -6 होगा, 5 है 4 है तो 20, ये 16 आएगा। और 16 को अब हम क्या करेंगे, ये 22 होगा और 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 16। अब हम इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 होगा। इसमें एक ऑप्शन रखेंगे 8 वाट का, तो ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा टिपिकल है। 1 किलोवाट मोटर पंप्स द वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। ठीक है, तो अब देखें, याद रखिएगा वाटर की डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और लीटर का मतलब होता है dm³। बहरहाल आप ये याद रखिएगा कि वाटर का 1 किलोग्राम और वाटर का 1 लीटर बात सेम होता है। ठीक है, इसलिए जब हमसे लीटर पूछेगा तो हम अज्यूम करेंगे ये हमसे मास पूछ रहा है केजी में, और हमें पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है mgh/T। हमें इंटरेस्ट किस में है? m में। तो m के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा P × T डिवाइडेड बाय GH। ठीक है, अब ये पावर इसका कितना है 1 किलो है तो 10 रेज़ पावर यानी 1000 होगा। और टाइम कितना है 1 घंटा, 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं 3600। जी का वैल्यू 10 है, हाइट भी 10 है, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, तो ये होगा 3 × 10 रेज़ पावर 36 × 10 रेज़ पावर 3, या हम इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10 रेज़ पावर 4। इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। तो ये आप नोट कर लें, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ हाफ देन। अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी हाफ करेंगे तो मोमेंटम उसका जो होगा वो हाफ हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, 2 बॉडीज A एंड B, द मास ऑफ A इज़ हाफ ऑफ द मास ऑफ B। जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, बट स्पीड ऑफ बॉडी A इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ बॉडी B, देन विच इज करेक्ट। अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी। मास जो है वो A का हाफ है, पर वेलोसिटी इसकी डबल है, इसलिए हम कहेंगे जितना मोमेंटम A के पास होगा उतना मोमेंटम
बी के पास होगा, तो ये डिसाइड हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मास हाफ है पर इसकी वेलोसिटी डबल है, इसीलिए हम कहेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। तो सही ऑप्शन क्या है? बोथ बॉडीज आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, गलत है। बोथ बॉडीज आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटा, सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज हाफ, गलत है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज ट्वाइस, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, इसलिए ई सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है, P 1/2 मास है 10 v स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये 5 होगा, ये 144 होगा। 144 को 5 से करेंगे 20, 22 और 7, तो 720 होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है टू परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन 5 किलोग्राम बॉडी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? नेट फोर्स अपॉन मास। अगर ये दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, इनका नेट होगा 10 क्योंकि परपेंडिकुलर है, और मास है इसका 5, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 2 होगी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी मिलेगी 80 से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 1/2, मास इसका है 5, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा, 8 5 से मल्टीप्लाई करेगा 40 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एंड कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकंड्स, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो हम इसका वर्क फाइंड करें क्योंकि जितना भी ये वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जब बॉडी मोशन में होती है ना, तो बॉडी जितना भी वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो अब वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, फोर्स का पता नहीं है, तो हम फोर्स का पता लगाएंगे। फोर्स का पता लगाने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? तो एक्सेलरेशन मिलेगी, अगर डेटा को देखें, डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर, टाइम दिया गया है 2 सेकंड, वी आई 0 है, एक्सेलरेशन चाहिए सेकंड इक्वेशन से। एस की जगह क्या रखेंगे? 10, 1/2, ए फाइंड करनी है 2 का स्क्वायर, 1 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन मिल गई 5। एक्सेलरेशन जब 5 मिल गई तो फोर्स कितना मिलेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 50। अब वर्क हमें काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होगी, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना रिजल्ट आएगा? 500। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड देन विच चॉइस इज करेक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेंगी। और जैसे मैंने बताया था, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा रुकने में। बोथ विल बी स्टॉप्ड एट सेम इंस्टेंट, ये गलत है। बोथ विल कवर सेम इक्वल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। प्रोटॉन विल टेक मोर टाइम टू बी स्टॉप्ड, ये भी ठीक है क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इसीलिए बी और सी सही होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ये द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इज 4:9 एंड मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बॉडी टू बी स्टॉप। तो मैंने बताया था टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा रेशियो ऑफ मासेस से,
मासेस का रेशो क्या है, मासेस का रेशो है 4:9, इसका रूट लेंगे 2:3 होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 20 न्यूटन डॉट सेकंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ये सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में भी किया था। दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। सो मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। p² 20 का स्क्वायर 2 × 10, ये भी 20 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 20 होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो सेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एंड कवर्स डिस्टेंस s विथ वेलोसिटी v ड्यूरिंग टाइम t। अच्छा आप देखें, जब गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट होती है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है। ये तो ऑप्शन ठीक है। अब पता लगाना है क्या ये दो ऑप्शन ठीक है। अब देखें, अगर आपका वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है, ठीक है, ये v² है, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है। अगर v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है, इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होगा v² है। तो इसका मतलब है अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। ठीक है, अब जैसे कि ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया। अब ये जैसे आपको पता है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² एंड s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। इसका मतलब है कि हम यहाँ s की जगह t² रख सकते हैं, तो ये भी सही है, तो सारे ऑप्शन ठीक होंगे। तो इसी तरीके से आज का लेक्चर यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देख लें, a body is thrown vertically upward and reaches to a point, reaches to a height h। ठीक है, find the point where it loses, where its kinetic energy becomes 1/3। ठीक है, ऑप्शन है h/3, h/6, h/4, h/9। अब ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज अ हाइट h। अगर हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो वो हाइट h पे पहुंच रही है। फाइंड द पॉइंट वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/3। जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी, यहाँ पे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी। इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh होगी। अब जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी
जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आए, 1/3 ऑफ इनिशियल, और इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी है mgh, और गेन इन पोटेंशियल लाजमी है वो किसी इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट को हम तस्वर कर लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx। तो mg से कैंसिल हो जाएगा, तो h = h/3। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बॉडी इज ड्रॉप्ड या अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, find the point from the ground, find the point from the ground where its kinetic energy and potential energy becomes equal। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं 2/3h, 1/2h, 1/4h और 1/6h। अब इस क्वेश्चन को समझें। A body is released from a height h, find the point from the ground where its kinetic energy, या इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग कर देते हैं। Find the point where its kinetic energy becomes twice of potential energy। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। तो अब समझें, अब हम यहाँ से इसको रिलीज कर रहे थे, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होगी, mgh। ठीक है, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। जैसे बॉडी नीचे आएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। अब सपोज करें ये एक ऐसी पॉइंट है जो ग्राउंड से x मीटर की हाइट पे है, और यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी जैसे कि मैंने बताया हमेशा mgh होगी। अब देखें यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें आप, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे कितनी होगी, mgx होगी या mgh होगी, तो mgx होगी क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 2mgx प्लस mgx। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इनको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3mgx। तो इसका मतलब होगा ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और x = h/3, यानी इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, a stone is thrown vertically upward and can reach to a height 10 meter. Find the speed. Find the speed of stone when it is just 2 meter above the ground। ठीक है, टेक वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच टू द हाइट
100 मीटर। एक स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं और वो कितनी हाइट अटेन कर रहा है, 10 मीटर, ठीक है, यहाँ तक, यानी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी 0। पर अब कह रहा है कि जब ये 2 मीटर हाइट पे होगा, यानी जब ये 2 मीटर हाइट पे होगा तो बताओ इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है 2 पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है बेसिक प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें टोटल एनर्जी तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, mgh, और काइनेटिक एनर्जी को अब हम क्या लिखेंगे, 1/2 mv², क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हम लिखेंगे mgx। ये मास ये मास ये मास कैंसिल, g का वैल्यू 10 है, हाइट भी 10 है, 1/2 v², g का वैल्यू 10 है और ये हाइट 2 है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/2 v² और ये प्लस का 20 होगा। ये 20 वहाँ जाके करेगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 v², ये होगा 80, 1/2 v², यानी v² बराबर होगा रेडिकल 160, और 160 का रेडिकल निकलेगा 12.9 सपोज करें, तो ये इसका रिज़ल्ट होगा 13.8 मीटर पर सेकंड, 14.5, 11.3 या 12.9। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। अब हम कुछ MCQs करेंगे जो हमने शुरुआत में टॉपिक डिस्कस किए थे। तो एक MCQs है, अ बॉडी, या ऐसे लिखें, एन एलिवेटर इज मूविंग, ऐसे लिखें, 1000 न्यूटन एलिवेटर is moving from a point 3 meter to a point 5 meter above the ground. Above the ground, find the change in potential energy. एक क्वेश्चन हम ये करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, the absolute potential energy, the absolute gravitational potential energy is maximum at, ठीक है। इसका ऑप्शन हम थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। एक और MCQ है, a satellite is moving from orbit 2RE to 3RE. Find the work done. ठीक है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके ऑप्शंस भी मैं बना लेता हूँ। एक ऑप्शन इसका रख लें 6000 जूल, दूसरा रख लें 3000 जूल, एक रख लें 5000 जूल और एक रख लें 2000 जूल। तो मैंने बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो वो होगा mgHf माइनस mgHi। ये आप देख रहे हैं कॉमन है, ठीक है, या इसका वैल्यू भले रख लें 1000, HF कितना है 5000 और HI कितना है 3, तो ये होगा 5000 माइनस 3000, तो ये होगा 2000 जूल। इसका ऑप्शन डी होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी above the surface of earth,
ऑप्शन डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, यानी कहाँ से हमें बॉडी को मुश्किलात होगी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने में, तो एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये क्वेश्चन देख लें, इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ जी आर अपॉन 3, 2/3 जी आर, 5/3 जी आर, 5/6 जी आर। इसको सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने कहा था वर्क डन क्या होगा, तो एक पॉइंट, अब देखें ये सपोज करें ये हमारी अर्थ है, ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट सपोज करें 2r है और ये ऑर्बिट सपोज करें 3r ही है। तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जा रही है, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बी पे फाइंड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, जो ए पर होगी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -G MEM अपान, अब R कितना है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है 2RE, तो हम 2RE रखेंगे और यहाँ पे हम कितना रखेंगे, अच्छा ये फाइनल पॉइंट इसकी 3 है और शुरुआत वाली पॉइंट इसकी क्या थी, शुरुआत वाली पॉइंट इसकी जो है वो 2RE है। ठीक है, जब ऑर्बिट कहेंगे ना, ऑर्बिट का मतलब होगा सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप देखें इसका LCM होगा 6RE, या 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा GMEM और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन और बना लेते हैं 1/6 GRE। ठीक है, तो अब आप देखें इसका ऑप्शन होगा GMEM अपान 6RE, पर आप देख रहे हैं ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, RE डिवाइड और RE मल्टीप्लाई करके देखें। आपको पता है G, यहाँ पे एक और भी फैक्टर आएगा, यहाँ पे M भी लगा दें। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं RE डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाला फैक्टर कैपिटल GME और ये RE स्क्वायर, ये मिलके G बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/6, ये पूरा G हो गया, ये M, तो MGRE, इसका ये राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन होगा E होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम कुछ MCQs इसके देख लेते हैं। तो पहले MCQs है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एट सन। तो सन पे जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, 1 ग्राम मीन्स 1 × 10⁻³ और 3 × 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे। 1 × 10⁻3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 10⁻16। इसका फाइनल रिजल्ट होगा 9 × 10⁻13 जूल, यानी इसका ऑप्शन होगा C। उसके बाद क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 200 जूल। यानी जब यहाँ पे है तो इसकी टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक 0। It is dropped and its kinetic energy just before striking the ground is 160 joule. Find the work done against
एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क फाइंड करो। तो हमें पता है लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस FH मीन्स वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो लॉस पोटेंशियल में कितना हुआ 200, काइनेटिक एनर्जी में गेन 156। तो इस तरीके से वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो हुआ वो 40 जूल हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है। कोल टार फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, इसलिए हम कहेंगे ऑल ऑफ दिस। फिर दूसरा क्वेश्चन है द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इनसाइड द अर्थ इस मेन सोर्स ऑफ, तो मैंने बताया था कि जियोथर्मल एनर्जी का ये मेन सोर्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी का मेन सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन अर्थ एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन अर्थ, इसलिए ऑप्शन डी होगा। तो डी मतलब ए एंड बी। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा। तो इस तरीके से मैंने ये पॉसिबल क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आप इस चैप्टर 7 को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी टेस्ट अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।